बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे आज की क्लास में आपके लिए। तो आज है 12 जनवरी 2023। अपकमिंग टाइम की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे जगह की एग्ज़ाम डेट हैं जो डिक्लेयर हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से रखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई हैं गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन सभी में तो हेल्पफुल रहेंगे ही। साथ ही साथ जो लोग आफ्टर दैट, ऐसा नहीं कि आपने राजस्थान का पर्टिकुलर कहीं भी किसी भी स्टेट का CHO NHM एग्ज़ाम दिया तो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको एक ही बार में वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप किसी भी स्टेट का NHM CHO GMC एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी और MSN आती है, 5-5 6-6 नंबर की आती है। तो उसी के बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। और अपकमिंग टाइम की यदि हम बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं, स्पेशली CHO NHM, आपको ऑलमोस्ट सभी जगह की ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हैं, बट बहुत ही जल्दी आपको एज एन प्रिंट आउट फॉर्मेट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके लिए आपको जनवरी एंड तक है जो वेट करना होगा। तो आज की क्लास में MSN के अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सेट किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, 100% गारंटी के साथ आते हैं। क्वेश्चन से आपके 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास में एंड तक बने रहें। जो लोग रहे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आपका, enlargement of head, separation of cranial sutures lines are the manifestation of। तो यहाँ पर सिम्टम्स बताए गए हैं कि enlargement of head, जो हेड है वो बड़ा दिख रहा है, क्रेनियल सूचर सेपरेट दिख रही हैं, सूचर्स लाइन, तो ये किसके साइन है? सिफेलोहेमेटोमा के, हाइड्रोसेफेलस के, मेनिंजाइटिस के, एन्सेफेलाइटिस के। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि ये किसके साइन है? इन्लार्जमेंट ऑफ हेड मतलब सिर की साइज बड़ी है, क्रेनियल सूचर सेपरेट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर किसके साइन है? तो यहाँ पर इस साइन है किसके? हाइड्रोसेफेलस के। किसके? हाइड्रोसेफेलस के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोसेफेलस। इंसेफेलाइटिस का मतलब होगा ब्रेन में इन्फेक्शन होना या फिर इन्फ्लामेशन होना। फिर आता है मेनिंजाइटिस, तो जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग लेयर है मेनिंग्स, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। फिर आता है सिफेलोहेमेटोमा। क्या है? सिफेलोहेमेटोमा। तो जनरली ये बर्थ के टाइम पर होने वाली प्रोसेस है। इसमें जो प्रेशर रहेगा फीटल हेड के, यहाँ पर कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, तो सिचुएशन कहलाती है क्या? सिफेलोहेमेटोमा। अब यहाँ पर आपका आंसर आता है हाइड्रोसेफेलस। तो आपने इस टाइप की इमेज आपके दिमाग में सेट है कि ये हाइड्रोसेफेलस का बच्चा है। इस बच्चे को क्या हुआ है? हाइड्रोसेफेलस हुआ है। अब हाइड्रोसेफेलस होता कैसे है, इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये भी आपको एग्जाम में आता है। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि जितना जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा या तो बनना या फिर ओवर प्रोडक्शन हो गया है तो उसका यूज़ नहीं हो पाना, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एक ही जगह जमा रहना, मतलब उसका फ्लो ना हो पाना। तो ये बेसिक रीजन्स हो सकते हैं किसके? हाइड्रोसेफेलस के। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जहाँ पर भी सेफेलिक वर्ड या फिर सेफ्लॉन जुड़ जाता है मतलब हेड। तो यहाँ पर सिर में पानी भर गया। जो आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं लोग, डॉक्टर उनको यही एडवाइस करते हैं, स्पेशली लोग गांव के लोग हैं तो उनको तो वो हाइड्रोसेफेलस बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनसे कहा जाएगा कि बच्चे के सिर में पानी भर गया है। तो वही हाइड्रोसेफेलस, CSF का लेवल, या तो CSF का ओवर प्रोडक्शन हो जाना है, फिर बन गया तो प्रॉपर उसका फ्लो नहीं हो पाना। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में आता है एक मैकपिन साइन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैकपिन साइन या फिर क्रैक पॉट साइन, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये भी क्लासिकल साइन है किसके? हाइड्रोसेफेलस के। तो जब आप परकसन करेंगे हेड का, तो जैसे मटके, जो फूटे हुए मटके को आप बजाएंगे वैसा साउंड आएगा आपको, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्रैक पॉट साइन। तो यहाँ पर ये क्या है? क्रैक पॉट साइन और मैकपिन साइन। जब आप सिर का परकसन करते हैं हेड का, तो जो आपको साउंड आता है वो कहलाएगा मैकपिन साइन या फिर क्रैक पॉट साइन। अब यहाँ पर क्या कॉज है? हाइड्रोसेफेलस आपको पता है
कि CSF का लेवल बढ़ने के कारण हुआ है। तो एक तो हो सकता है इंट्रा वेंट्रिकुलर, दूसरा हो सकता है एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर। इसके टाइप भी होते हैं, मैनेजमेंट भी प्रॉपर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉज हो सकते हैं। इंट्रा वेंट्रिकुलर का मतलब है कि जो कोरोइड प्लेक्सस बना रहा है CSF को, जो कोरोइड प्लेक्सस बना रहा है, या तो वहाँ पर कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, स्टेनोसिस है, या फिर मेनिंजाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की बात करें हम, या फिर कुछ कैंसर्स वगैरह की सिचुएशन है, या फिर कुछ ब्लड क्लॉट का जमाव हो गया है। तो ये क्या हो गए, कॉमन इसके कॉज हो गए। फिर आता है एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर, मतलब जो वेंट्रिकल्स के बाहर की चीज़ों की यदि हम बात करें तो या तो कंजेनाइटल हो सकता है, या फिर सबआर्कनॉइड स्पेस में कैंसर के कारण हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। लेकिन हाइड्रोसेफेलस की यदि हम बात करते हैं तो या तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली, CSF का प्रोडक्शन क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना, या फिर यदि ये ज़्यादा हो गया तो आपके ब्लड में जितनी ज़रूरत है वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वहीं पर इकट्ठा होते जा रहा है। क्लियर, मान लीजिए आपको जितने पानी की ज़रूरत है, आपके सामने एक ग्लास भर के पानी रख दिया जाता है, तो आपको जितना पानी पीना चाहिए आप उतना नहीं पिएंगे, और कोई आके और उसमें और ज़्यादा पानी डाल जाए तो ओवरफ्लो ही होगा। तो ये हमारी बॉडी है, वैसे ही जब ज़्यादा बन रहा है तो वो कुछ साइज शेप दिखाएगी, अपने लक्षण दिखाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन कौन करता है, कोरोइड प्लेक्सस। क्या है, कोरोइड प्लेक्सस, जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन के, कोरोइड प्लेक्सस इसका प्रोडक्शन करेगा। फिर थर्ड वेंट्रिकल से फ्लो होते हुए फोर्थ वेंट्रिकल में क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन बीच में क्या होती है, एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है। आगे हम इमेज में आपको बताते हैं कि जो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में वह एक्वेडक्ट हो गई थी। इसी डक्ट में कुछ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कुछ क्लॉट हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है कि वो थर्ड से फोर्थ में ना पहुंच पाए, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और डेली यदि हम बात करें तो डेली 500 से 600 ml पर डे CSF का प्रोडक्शन होता है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कितना, 150 ml तक, यदि टोटल वॉल्यूम पूछते हैं तो 150 ml। और रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब पर डे कितना बनता है, तो 500 से 600। लेकिन जब यही बहुत ज़्यादा बनने लगे तो क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोसेफेलस। अब कोरोइड प्लेक्सस है क्या, ये देखिए रहे यहाँ पर वेंट्रिकल्स की थर्ड से फोर्थ में फ्लो हो रहा है वाया सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू। अब लेकिन यहाँ पर जो कोरोइड प्लेक्सस क्या है, मॉडिफाइड एपेंडिमाइडल सेल्स है। यहाँ पर 4 कोरोइड प्लेक्सस होते हैं ब्रेन में, हर एक वेंट्रिकल में एक कोरोइड प्लेक्सस होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस इमेज से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और जो CSF होता है वो कैसा होता है, क्लियर होगा, कलरलेस होता है, एल्कलाइन नेचर का होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 1.005 टू 1.008 तक। क्या है, 1.005 टू 1.008 तक। और इसकी जो pH वैल्यू होती है 7.33 ब्लड की, तो आपको एग्जाम में आती है, CSF की भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर ये तो हो गई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो बेसिक जानकारी आपके लिए। फिर यहाँ पर सर्कुलेशन कैसे होगा, कोरोइड प्लेक्सस ने बनाया, थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू इसका फ्लो हुआ ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन यहाँ पर ये जो डक्ट आप देख रहे हैं, ये रहा थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर जब जो CSF बना, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू फ्लो होगा कहाँ, जो एक्वेडक्ट है इसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में, देन आफ्टर पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन यदि यहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, या तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कुछ भी ब्लॉकेज वगैरह के कारण हो सकता है, अब इस फ्लो चार्ट से आपको और इजीली समझ में आएगा। CSF प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सस, तो ब्रेन के जो पार्ट है कोरोइड प्लेक्सस, इसने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन किया लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू होते हुए फोरामेन ऑफ मोनरो। एग्जाम में आता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना या फिर फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। कोरोइड प्लेक्सस ने बनाया तो लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। थर्ड वेंट्रिकल से ये जो एक्वेडक्ट है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जिसको मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया है, ये रही वो इमेज,
ये रही यहाँ पर जो एक्वेडक्ट है, यहाँ से बना फोरामेन लेटरल वेंट्रिकल से होते हुए जो कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल्स में है, तो यहाँ से बन के फोरामेन ऑफ मोनरो में आएगा। फिर यहाँ पर जो एक डक्ट है थर्ड वेंट्रिकल के बाद, यहाँ जो एक्वेडक्ट है इसके थ्रू आएगा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। फिर आफ्टर द फोर्थ वेंट्रिकल फोरामिना ऑफ लस्का एंड फोरामिना ऑफ मैग्नाइट या फिर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर सबआर्कनॉइड स्पेस से फ्लो होगा। लेकिन यदि इसी जो फ्लो चार्ट है यहाँ पर इसी के इसमें कुछ बीच में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो ये सिचुएशन डेवलप होगी। एब्जॉर्ब कौन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को? तो आर्कनॉइड विलाई, याद रखें आप। प्रोडक्शन पूछे तो कोरोइड प्लेक्सस मतलब बनाने का काम और उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है आर्कनॉइड विलाई। तो अब यदि जो आपके कोरोइड प्लेक्सस ने सीएसएफ को बना दिया है और जो आर्कनॉइड विलाई ने प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया, तब भी आपको क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन डेवलप होगी। ट्रीटमेंट हमेशा एग्जाम में आता है तो वीपी सेंटिंग। वीपी सेंटिंग का मतलब है यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंटिंग की जाती है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो इसके थ्रू जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब लगा के पूरे फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज किया जाता है, फिर यहाँ से बाहर जाता है। तो यहाँ पर जो बीपी सेंटिंग है, मेन क्लीन जो सर्जिकल मैनेजमेंट है किसका, हाइड्रोसेफेलस का। जो फ्लूइड सीएसएफ ज़्यादा बना उसको बाहर निकालने का काम होगा वेंट्रोपेरिटोनियल सेंटिंग से। अब यदि यहाँ पर इसका मेडिकल मैनेजमेंट पूछते हैं तो यदि हाइड्रोसेफेलस होता है तो आईसीपी बढ़ेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हम ओनली मेडिसिन्स में बात करें तो मैनिटॉल दिया जाता है, क्योंकि वही सीएसएफ का जो लेवल बढ़ा है उसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको कम करने का काम करेगा क्या, मैनिटॉल। ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आती है आपको। तो यहाँ पर ये हो गया आपका हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस के टाइप तो कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताए वो नहीं होंगे, सीधा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए तो वो होगा किसमें, कम्युनिकेटिंग में। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पर कुछ वेंट्रिकुलर सिस्टम में ही प्रॉब्लम होगी, या तो ये ऑब्स्ट्रक्शन फोरामेन ऑफ मोनरो में हो सकता है या फिर एक्वेडक्ट में हो सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कुछ भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्ट कुछ या तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और जो नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, इसका मतलब जो पूरा फ्लो चार्ट है आपका फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल या फिर एक्वेडक्ट, इसके बीच में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन होना। तो यदि आपको इमेज एग्जाम में आती है तो आपको याद रखना है क्या, हाइड्रोसेफेलस है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इसके जनरली एग्जाम में आपको साइन ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स में कितनी बोन्स होती हैं, 3, 4, 6 या फिर 2। तो जो ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब होता है जो कान की हड्डियां हैं, आपसे यही पूछी है, उनको ऑसिकल्स कहेंगे हम, डायरेक्ट बोन्स नहीं कहेंगे। तो वो होती हैं 3, कितनी, 3, सॉरी यदि यहाँ पर डायरेक्ट पूछा बोन्स तो 6, पेयर में पूछा तो 3 बताना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कान में 3-3 होंगी तो 6 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर यदि डायरेक्ट बोन्स पूछे तो आपको 6 बताना है। 3, 3, 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपस। ये रही यहाँ पर जो ऑडिटरी ऑसिकल्स में कितनी बोन्स होती हैं, 3। और ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन सा पार्ट है, तो ये मिडिल पार्ट है, किसका, ईयर का मिडिल पार्ट है ऑडिटरी ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रेनियल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं, 8, 9, 19 या फिर 14। तो क्रेनियल बोन्स की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रेनियल बोन्स होती हैं कितनी, 8 क्रेनियल बोन्स में अब कौन कौन सी होती हैं, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल और एक एथमॉइड बोन। ये रही क्रेनियल बोन्स, कितनी होती है, टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल बोन्स, 2 टेम्पोरल बोन्स, 1 ऑक्सीपिटल बोन और 1 एथमॉइड बोन है जो यहाँ पर रहेगी, और एक रहती है स्फेनॉइड। क्लियर, इस इमेज से आपको इजीली क्लियर रहेगा। फिर आता है मसल्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यदि क्रेनियल बोन्स पूछें तो 8, अब आपको मसल्स पूछते हैं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल
639 मसल्स रहती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट मसल पूंछ है तो वह सार्टोरियस मसल्स, और सबसे छोटी पूंछ है तो वह स्टेपेडियस मसल जो कि ईयर में रहेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल तो वह मेसेटर। एक्सियल स्केलेटल की बोन्स पूंछ है तो एक्सियल में होती हैं 80, और जो अपेंडिकुलर है इसमें होंगी 126 126। एक्सियल का मतलब है अपर पार्ट बॉडी का और अपेंडिकुलर का मतलब है लोअर पार्ट। तो यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल में टोटल 80 बोन्स कौन कौन सी होंगी? टोटल 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो क्रेनियल बोन हो गई 8, फिर होती है फेसियल बोन 14, हायोइड बोन 1, ऑडिटरी ऑसिकल्स 6, 3 दोनों ईयर में। रिब केज में हो गई 25, मतलब 12 रिब्स हो गई, और एक डायफ्राम हो गया यहाँ पर। वर्टिकल कॉलम में 26। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितनी हो गई? 80 हड्डियाँ हो जाती हैं कहाँ की? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर में शोल्डर गर्डल, क्या है? शोल्डर गर्डल, जिसमें 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। कॉलर बोन हम किसको कहेंगे? क्लेविकल को। तो 2 कॉलर बोन हो गई आपकी और 2 स्कैपुला हो गई। अपर एक्सट्रीमिटी में 60 बोन्स होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होंगी, लोअर एक्सट्रीमिटी में 60 बोन्स होंगी। टोटल मिला के कितनी हो गई? 126 हड्डियाँ अपेंडिकुलर में। और जो अपर पार्ट है या फिर एक्सियल पार्ट हम कहेंगे तो उसमें 80। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी नर्सिंग का। While performing an abdominal examination for a client with abdominal pain, what is the sequence of examination? तो यदि आप किसी पर्सन में एब्डोमिनल पेन है उसको, तो आप असेसमेंट करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन, या फिर इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकसन, इंस्पेक्शन, परकसन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, या फिर ऑस्कल्टेशन, परकसन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकसन। जो करेक्ट सीक्वेंस होगा किसके लिए? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए, एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए। तो पहले आप इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, एंड देन आफ्टर आप क्या करेंगे? परकसन करेंगे। क्लियर है? ये सीक्वेंस एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी एप्रोप्रिएट पोजीशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज। यदि किसी की टॉन्सिलेक्टोमी हुई है तो आफ्टर द टॉन्सिलेक्टोमी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आप उस पर्सन को कौन सी पोजीशन देंगे? फॉलोअर्स, लिथोटोमी, साइड लाइंग, या फिर प्रोन पोजीशन। टॉन्सिलेक्टोमी जनरली आपने टॉन्सिलाइटिस की सिचुएशन में देखा होगा, पर्सन में बहुत ज़्यादा स्पिटिंग होती है, थूक आता है। तो यदि टॉन्सिलेक्टोमी हुई है और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यदि आपसे क्या पूछते हैं? पोजीशन पूछते हैं कि किस पोजीशन में पर्सन को रखेंगे, तो वो होगी साइड लाइन पोजीशन। ऐसा करने से जो ओरल कैविटी का ड्रेनेज हो रहा है वो क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। तो ओरल कैविटी से सीक्रेशन हो रहा है वो क्या होगा? बाहर आएगा साइड लाइन पोजीशन से। तो इससे एस्पिरेशन के रिस्क क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यही एक मेन एम होता है कि टॉन्सिलेक्टोमी के पर्सन को साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज in antenatal period there is a history of exposure to morphine in pregnant mother. After the delivery, which among the following drug is most likely ordered by the doctor or physician? तो यहाँ पर यदि किसी ने एंटीनेटल पीरियड में क्या लिया है? बहुत ज़्यादा मॉर्फिन। क्या है? मॉर्फिन लिया है यहाँ पर, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी आफ्टर डिलीवरी के बाद? एसिटाजोलामाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एन-एसिटाइलसिस्टीन, या फिर नैलोक्सोन। तो यहाँ पर जो सीधी सी बात करें हम तो मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट पूछा गया है। यहाँ पर मॉर्फिन के लिए क्या देंगे हम? नैलोक्सोन। क्या देंगे? नैलोक्सोन, जो कि नैलोक्सोन इज एन एंटीडोट टू ओपियोइड्स दैट विल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एन ओपियाइड ओवरडोज। नैलोक्सोन देंगे हम, चाहे आफ्टर द डिलीवरी की यहाँ पर बात की जा रही है। एंटीनेटल पीरियड में दिया क्या लिया है? लेडी ने मॉर्फिन खाया है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद
क्या देंगे हम, तो आफ्टर डिलीवरी देंगे नैलॉक्सोन, जो कि एंटीडोट है किसके लिए, मॉर्फिन सल्फेट के लिए। नेक्स्ट वन इज विच इज द मसल दैट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। तो इनमें से कौन सी मसल्स है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करेगी। डायफ्राम, सार्टोरियस, स्टेपेडियस या फिर रिबकेज। तो यहाँ पर आप रिबकेज और डायफ्राम में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है तो वो डायफ्राम जो कि एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को क्या करेगी, बीच से डिवाइड करने का, सेपरेट करने का काम करेगी। डायफ्राम डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक या फिर हम जिसको चेस्ट कहेंगे और एब्डोमिनल कैविटीज़ को क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने का काम करेगा। और ये जो मसल्स है मेनली किसके लिए हेल्पफुल होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। रिबकेज को ऊपर की तरफ पुश करने का काम, सांस छोड़ते टाइम जो काम हेल्प करेगा वो कौन करता है, वो डायफ्राम। नेक्स्ट वन इज विच क्रेनियल नर्व सप्लाई और हेल्प्स इन मास्टिकेशन प्रोसेस। तो आप जब चबाते हैं, मुंह में कुछ रखिए और चबा के देखिए कौन सी नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी, ट्राइजेमिनल नर्व, वेगस नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व या फिर ऑप्टिक नर्व। एक क्वेश्चन आपको नर्व से आता ही आता है। 12 पेयर में क्रेनियल नर्व होती है। मास्टिकेशन प्रोसेस में जो क्रेनियल नर्व हेल्प करेगी वो होगी ट्राइजेमिनल नर्व और 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। टोटल 12 पेयर होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेसियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल। अब इसमें कुछ सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ मिक्स्ड नर्व हैं। क्या है, कुछ सेंसरी, कुछ मिक्स्ड नर्व है यहाँ पर जो कि क्या करेंगी, हेल्प। सेंसरी का मतलब जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है उनमें हेल्प करेंगी, बाकी मिक्स्ड में सेंस में भी काम करेंगी, आपके मोटर फंक्शनिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो जो मास्टिकेशन, जो चबाने की प्रोसेस में हेल्प करेगी वो होगी ट्राइजेमिनल नर्व, मतलब कि 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट वन इज विच इज द बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो इनमें से बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन सी हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, बोथ या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको कहा जाता है, पोस्टीरियर लोब है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पोस्टीरियर लोब है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट इनमें से कौन सी है जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स है, तो वे ऑस्टियोब्लास्ट कौन सी सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, जिनको बोन्स फॉर्मिंग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, विटामिन के, बी, सी या फिर ई। सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन हेल्पफुल है वो यहाँ पर विटामिन के, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर है विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिस विटामिन की ज़रूरत होती है वो होता है विटामिन के। और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी में भी विटामिन एडमिनिस्टर किया जाता है वो होता है विटामिन के। क्यों दिया जाता है, ताकि बेबी को हम हेमरेजिक सिचुएशन से प्रिवेंट कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर होते हैं, ओवरी में, पेंक्रियाज में, ब्रेन में कि स्टमक में। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं कहाँ पर, पेंक्रियाज में। अब यहाँ पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स याद रख इतना काफ़ी है, तो ये होते हैं पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। पेंक्रियाज की एक खासियत और है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सीक्रेशन और हार्मोन्स दोनों चीज़ों को रिलीज करती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करेगी। तो इसमें पेंक्रियाटिक आइसलेट्स में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। अल्फा जो कि ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करेंगी और डेल्टा सेल्स जो कि सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर पेंक्रियाज की तीनों टाइप की सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। तो बीटा सेल्स पूछें तो इंसुलिन को, अल्फा पूछें तो ग्लूकागोन को, डेल्टा पूछें तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करता है, पेंक्रियाज। नेक्स्ट वन इज An adult during ear irrigation to strengthen the ear canal hold the pinna।
तो आप किसी एडल्ट पर्सन में ईयर इरिगेशन करते हैं, मतलब कान का कचरा निकालते हैं या फिर ईयर इरिगेशन का काम करते हैं, तो पिन्ना को आप कैसे होल्ड करेंगे? अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, स्ट्रेट बैकवर्ड या फिर अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यदि एडल्ट में पूछते हैं तब आपको करना है अपवर्ड और बैकवर्ड। चिल्ड्रंस में पूछते हैं तब आपको करना है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो बड़ों में यदि एडल्ट में पूछे तो पहले अपवर्ड फिर आफ्टर द बैकवर्ड, लेकिन बच्चों में पूछे तो पहले डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। सुसाइडल बैग्स कौन कहलाएगा? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स ऑप्शन में है लाइसोसोम्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सुसाइडल बैग क्या है? तो यहाँ पर है लाइसोसोम्स। क्या है? लाइसोसोम, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, द लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम which are capable of breaking down organic matter in case of any disturbance in cellular metabolism। तो यदि सेल्स के मेटाबॉलिज्म में कुछ भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज करेगा? लाइसोसोम। तो ये यदि किसी भी सेल्स में कुछ भी डैमेज होता है तो लाइसोसोम है क्या करेगा? बस्ट आउट होगा और एंजाइम रिलीज करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये सेल्स क्या होगी? फटाफट से को जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ उनको मारने का काम कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा? लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज मेड अप ऑफ। तो यूट्रस की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है? सिंपल कॉलुमनर एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम या फिर सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम। तो जो यूट्रस की लाइनिंग बनी हुई होती है किसकी? सिंपल कॉलुमनर एपिथीलियम टिश्यू की। एग्जाम में आते हैं जो एपिथीलियम टिश्यूज है इनमें से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से आएंगे आपको क्वेश्चन, या फिर कौन से टिश्यूज हैं जो कि हेल्प करेंगे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को बिल्डअप करने में, बनाने में। तो यहाँ पर जो टिश्यू की बात हो रही तो आपको टिश्यू अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज, मतलब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है और वो कौन सा प्रोटीन है? तो वह एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट पूछें तो वो होता है एल्ब्यूमिन, जो कि मोस्ट एविडेंट प्रोटीन है। फिर आता है ग्लोब्यूलिन। क्या है? ग्लोबुलिन, जो कि एंटीबॉडीज कहलाएगा। फिर आता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ग्लोबुलिन को छोड़ के। तो यहाँ पर तीन जो प्रोटीन होते मेन जो होते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है क्या? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है यहाँ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन में एंजियोप्लास्टी, एमनियोटॉमी, वेजाइनल इंड्यूस्ड एमनियोसेंथेसिस। तो यहाँ पर आंसर है एमनियोटॉमी। तो जितने भी ये क्वेश्चन है यहाँ पर रहने वाले हैं आपके लिए मैं बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग जो यूपीपीएससी का पेपर है आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। और यूपीपीएससी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कीजिए। और जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कोशिश करूँगी अब की जितने भी टाइम आपका बचा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू, उसके कारण आपके लिए क्लासेस एटलीस्ट 1 वीक से स्टॉप कर दी गई थी। बट कोशिश रहेगी आपकी कंटिन्यू की जाए सभी क्लासेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द नर्स इंसर्ट द कैथेटर इनटू द स्टोमा अप टू। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जा रहा है जब, तो कैथेटर को स्टोमा से कितने ऊपर तक हमें इंसर्ट करना होगा? ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए यदि जब हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो स्टोमा कितने ऊपर तक होना चाहिए? तो 10 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर ही क्यों होना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज फार इनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल।
तो जो बॉयल है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है डिस्टेंस इनफ रहेगा कोई भी सोल्यूशन पहुँचाने के लिए। इंसर्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज इनएडिक्वेट फ्लूइड में लीक बैक अराउंड द कैथेटर। यदि आप 5 सेंटीमीटर करते हैं, जो यहाँ पर हाइट पूछा है स्टोमा की, 5 सेंटीमीटर करते हैं तो फ्लूइड भी प्रॉपर नहीं जाएगा, वो भी लीक होने के चांसेस रहेंगे कैथेटर के पास। और 15 सेंटीमीटर करते हैं यदि, तो म्यूकोसा इरिटेट होगी, वहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है। 8 सेंटीमीटर है जो क्या होगा, 8 इंच भी क्या कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर एक अप्रोप्रिएट हाइट रहेगी स्टोमा के लिए। तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा बी 10 सेंटीमीटर। यदि 15 में मार्क करते हैं आप तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकोसा में ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि इरिटेशन के कारण। और यदि 5 करते हैं तो इनफ नहीं रहेगा, कैथेटर से जो फ्लूइड है वो लीक हो सकता है। नेक्स्ट इज NSV is one of the method of birth control where NSV stands for। तो NSV एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो यहाँ पर NSV का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन में नॉन स्टेरॉइडल वैसेक्टोमी, नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर NSV का फुल फॉर्म पूछा गया है तो NSV का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे भी कहा गया है कि एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो ये क्या होगा, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी जो मेल्स में की जाती है, तो यहाँ पर NSV एक क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड है। एक जब बर्थ कंट्रोल मेथड की बात आती है तो मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए आप कौन सी बर्थ कंट्रोल मेथड या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सजेस्ट करते हैं, तो वो होगी OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उनके लिए हम मिनी पिल्स सजेस्ट करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड है जो परमानेंट मेथड है जो बर्थ कंट्रोल की, वो अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टोमी। बर्थ कंट्रोल की जो अलग अलग मेथड है उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है न्यूबॉर्न बेबीज में। ऑप्शन में 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है, MUAC होता है, वो होता है 9 से 11। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया 9 से 11, ये देखिए फुल लिस्ट दी हुई है, कैसे चेक किया जाएगा यहाँ पर। और पूछा है न्यूबॉर्न बेबी का, यदि आपसे चिल्ड्रन का पूछते तब डिफरेंट होता, बट न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है वो होता है 9 से 11, जो कि लेफ्ट अपर आर्म में। और ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि MUAC कहाँ नापा जाता है, तो जनरली मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हमेशा आपके लेफ्ट हैंड में चेक किया जाता है। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो एज कम्पेयर टू, आप खुद से इवन बड़ों में बट बच्चों में सेम साइज होती है इसमें। तो यहाँ पर जो MUAC है कहाँ पे चेक किया जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म में, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। और ये MUAC क्यों किया जाता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए, बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों के लिए। तो यदि एट बर्थ न्यूबॉर्न पूछते हैं तो 9 से 11, 1 साल के बच्चे के लिए यदि यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज़ द नॉर्मल MUAC इन 1 year old चाइल्ड, तब आप 12 to 16 सेंटीमीटर कह सकते थे, बट यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए पूछते हैं तो 9 to 11। 1 साल के लिए होता है 12 से 16 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए होता है 16 से 17 सेंटीमीटर। 12 साल के लिए 17 से 18 सेंटीमीटर, 17 to 80 सेंटीमीटर, 18। और 15 ईयर के बच्चे के लिए 15 ईयर से लेके देन एडल्टहुड तक 20 to 21 सेंटीमीटर क्या है MUAC है। बट जनरली MUAC का यूज़ किस में आता है, तो जो एंथ्रोपैट्रिक मेजरमेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, उसमें किया जाता है। और उसको मेज़र करने के लिए जो टेप यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, साकेट टेप। साकेट टेप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं
कि यदि साकिर जो टेप का जो बैंड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे को क्या कंडीशन है। तो यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं साकिर टेप की इमेज दी हुई है जो कि MUSE चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए भी साकिर टेप का यूज़ किया जाता है। तो MUSE का पता, सॉरी, जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, यदि हम MUSE करके देखते हैं तो यदि बच्चे की एज 1 ईयर है और उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना निकलता है, 12 से कम निकलता है, तो फिर इसमें भी रेंज रख दी जाती हैं रेड, येलो, ग्रीन। यदि MUSE कितना हो, कम हो कितने से, 12.5 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, वेस्टेज प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। येलो में है तो 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर जो कि बॉर्डर लाइन पर माना जाएगा। ग्रीन का मतलब होता है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर जो कि नॉर्मल MUSE कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर साकिर टेप की रेंज है अलग दी हुई है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 रेंज याद रखनी है कि एट द बर्थ जो बेबी, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का MUSE 9 से 11, फिर 1 साल के बच्चे की काउंटिंग से साकिर टेप यदि यूज़ किया जाता है तो 12 टू 16 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन बैंड है जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन में फिजिकल ट्रॉमा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस या फिर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। तो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, सडनली होने वाले अबॉर्शन जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता और जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो अबॉर्ट हो जाता है, तो किसके कारण होते हैं जर्म प्लाज्म डिफेक्ट के कारण। जो कंसेप्शियस मटेरियल रहा है उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के होने के कारण जर्म प्लाज्म डिफेक्ट हो सकता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज the nurse is administering insulin to an adult client, which is the correct method of administering insulin। यदि कोई नर्स क्या कर रही है, किसी एडल्ट क्लाइंट के लिए इंसुलिन एडमिनिस्टर करती है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही मेथड क्या होगी। ऑप्शन में है एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होल्डिंग द निडल एट द 90 डिग्री एंगल। सेकेंड ऑप्शन है इंजेक्ट बाय जेट्रिक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, use a 2-inch 27 gauge needle at a 90 degree angle into subcutaneous tissue। तो जितने भी जो इंसुलिन दिए जाते हैं वो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं, ना कि IV IM दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका, और लास्ट ऑप्शन में इंट्राडर्मल एरिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इंसुलिन दिया जाता है 2 इंच की 27 गॉज की जो निडल होगी, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू पर ही 90 डिग्री एंगल से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच की 27 गॉज की निडल है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? C। यूज़ अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये राइट और करेक्ट सेंटेंस होगा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन RH नेगेटिव फीमेल डिलीवर्स अ बेबी शी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबुलिन विदिन। तो जो RH नेगेटिव मदर होती हैं उनको RH ICU इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है? एंटी गामा ग्लोबुलिन। RH नेगेटिव मदर ने यदि कोई बेबी डिलीवर किया है तो उसको क्या दिया जाएगा? विदिन 74 कितने घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन देना होगा? ऑप्शन में 72 आवर, 48 आवर, 24 आवर या फिर 1 आवर। कितने टाइम के अंदर हमें देना होगा? तो हमें देना होगा 72 आवर के अंदर, 72 घंटों के अंदर। क्या करना है? यदि RH नेगेटिव फीमेल मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है तो उसके 72 घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना होगा। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके कारण होता है? ऑप्शन में कफिंग, टचिंग, यूज़ ऑफ यूटेंसिल्स या फिर बाय ब्लड इन्फ्यूज़न। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है? कफिंग के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा
तो ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है जनरली, स्नीजिंग, कफिंग, जो कि अभी रिसेंट में कोविड रहा, कोई भी कफ रही, वायरल फीवर रहा, तो ये सब क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन में लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या फिर प्रोस्टेट। लार्जेस्ट ग्लैंड यदि बॉडी की पूछते हैं तब होगा क्या, लिवर। यदि आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होती थायराइड। यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड बस पूछा है तो लिवर, यदि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होगी थायराइड। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज इज, सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होगी, ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, बॉयलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर रेडिएशन। तो यदि हमें सिरिंज स्टरलाइज करना है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट होगी, तो ना तो हम सिरिंज को बॉयल कर सकते हैं, ना ही हॉट एयर ओवन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। हम क्या सिरिंज जो रहेंगी ना हम उनको रेडिएशन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, और ना ही बॉयलिंग कर सकते हैं, बट उनको हॉट एयर ओवन में हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आता है, यदि क्योंकि ऑटोक्लेव जब यहाँ पे शब्द वर्ड आता है तो आपको ऑटोक्लेव के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको सिरिंज का ही पूछे, ये पूछ सकते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में किस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे या फिर जो मेडिकल स्टरलाइजेशन होगा उसमें क्या है जो किया जाएगा। तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर आता है जनरली एग्ज़ाम में आपको कितने ड्यूरेशन तक, तो 15 से 20 मिनट तक का ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव के लिए, और जो 15 PSI यूनिट है वो उस पर एक रेंज पर टेम्परेचर सेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज, बच्चों में सडनली वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जो जिन पर उन बच्चों का कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन में पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया या फिर इकोपैरेक्सिया। तो बच्चों में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा या फिर ना भी देखा हुई बना आपने, बड़ों में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, किसी किसी की ऑटोमेटिकली अपने आप से आंखें झपकती हुई देखी होंगी आपने, बहुत कई बार आंखें ब्लिंक करेगा, जो कि उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास उसमें उसको कंट्रोल करने का कोई भी तरीका उनको नहीं है, पता इवन होगा भी नहीं, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टिक सिंड्रोम। क्या कहलाएगा, टिक सिंड्रोम। पाइका का मतलब होता है नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खाते हैं, चॉक खाते हैं, कुछ भी आइटम्स जो कि नॉन ईटेबल है, खाने के सब्सटेंस नहीं, उनको खाना कहलाता है पाइका। टिक सिंड्रोम का मतलब होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट का होना, जिन पर उसके बच्चे का या फिर उसके फादर पेरेंट्स का किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या है, टिक सिंड्रोम। इकोलेलिया में जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो कोई सामने वाला आपकी पूरी कॉपी करता है, रिपीट करता है, और इकोपैरेक्सिया में जो आप करते हैं उसकी कॉपी करेगा, तो होगा इकोपैरेक्सिया। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर चाणक्य विच किंग, तो चाणक्य थे जो किस राजा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे, ऑप्शन में है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर ननब-तीस। तो ये क्वेश्चन आपकी UPSC एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो चाणक्य किस राजा के यहाँ पर PM के तौर पर काम करते थे, या फिर किस राजा के यहाँ थे वो, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट इज pH ऑफ ब्लड इज द रेंज ऑफ, तो pH की ब्लड के pH की रेंज कितनी होगी, ऑप्शन है 7.0 to 7.1, 7.25 to 7.35, 7.25 to 7.45 या फिर 7.5 to 7.6। तो ब्लड pH की जो ब्लड है उसकी pH रेंज कितनी होती है, 7.35 to 7.45, और एक रेंज आती है pH साइकिल की, तो pH स्केल की, तो pH स्केल की जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है 0 to 14 तक। याद रखना है आपको, pH स्केल की रेंज कितनी होती है 0 to 14 तक।
नेक्स्ट इज टीबिया इज एक्सपेंडेड एट द लोअर एंड ऑफर अ बियरिंग सरफेस टू विच बोन। जो टीबिया बोन है एक लोअर एंड पर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, जो कि एक बियरिंग सरफेस बनाएगी। तो किस बोन के लिए सरफेस का निर्माण करती है, फिर बनाती है? ऑप्शन में कैल्सेनियस, फीमर, टेलस या फिर फिबुला। तो यहाँ पे टीबिया बोन है जो क्या हो रही है, लोअर एंड तक एक्सपेंड हो रही है, एक सरफेस प्रोवाइड करा रही है। किस बोन के लिए? तो ये सरफेस देगी, तो ये होती है टेलस के लिए। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ इस इमेज में आपको इजीली समझ में आएगा कि जो टीबिया बोन है, यहाँ पे जो टीबिया बोन है ये क्या दे रही है, यहाँ पे एक सरफेस दे रही है। ये सरफेस दिया हुआ है यहाँ नीचे की तरफ से आप जो देख रहे हैं टीबिया बोन को, तो इसने सरफेस दिया है। किसके लिए दिया है सरफेस? इसने दिया है टेलस बोन के लिए। ये देखिए नीचे की तरफ क्या है, टेलस, देन अपर साइड क्या है, टीबिया। तो ये जो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए? टेलस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेलस। नेक्स्ट इज द ऑर्गन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंसेस। तो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन में ईयर, आई, माउथ या फिर टंग। तो जो एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो हमें सुनने में और बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, तो वो है ईयर। ईयर का जो वेस्टिबुलोकोक्लियर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, बॉडी बैलेंस को, बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो कान का एक ही काम नहीं है कि आपको सुनाई बस देने का काम करे, या आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का काम भी करता है। तो बॉडी बैलेंस का काम कौन करता है? ईयर का कौन सा पार्ट? तो इनर ईयर का वेस्टिबुलोकोक्लियर पार्ट है वो। नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इज लिगामेंट ऑफ टेरिड्स। तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट है कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन में है गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, ड्यूडोजिजोनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन या फिर कोलोरेक्टल जंक्शन। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स रहेंगे कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं ड्यूडोजेजुनल जंक्शन के पास में। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इमेज दी हुई है। तो जहाँ पर ड्यूडोजेजुनल जंक्शन है, जहाँ पर लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ये रहे। यहाँ पर ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जो कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम से लेके जेजुनम जंक्शन के यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है कि लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स हैं यहाँ पे बताए हुए हैं इस इमेज में, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, जो कि ड्यूडेनम से जेजुनम के बीच में रहेंगे। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज अ कैथेटर इज। तो कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था कि सिरिंज को किससे स्टरलाइज कर सकते हैं। अब है बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर। ऑप्शन में ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या फिर रेडिएशन। बेस्ट मेथड है कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो होगी रेडिएशन। जनरली जो कैथेटर होते हैं उनको 2% ग्लूटाल्डिहाइड से कभी कभी स्टरलाइज कर दिया जाता है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम। तो ना तो कैथेटर को फ्यूमिगेट कर सकते हैं, ना बॉयल कर सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेव कर सकते हैं सॉरी क्या कर सकते हैं हम? रेडिएशन के थ्रू कैथेटर को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क इजेक्शन इज ड्यू टू। मिल्क इजेक्शन किसके कारण होता है? ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एफएसएच। तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। तो यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा गया है आपसे, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है यहाँ पर वो कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजन। और मिल्क प्रोडक्शन पूछते हम तब होता प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन को ही लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, तो वो है क्या? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या हो गया? मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन हो गया। बट जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी में, तो वो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन।
इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करेगा तो वो कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच सिटी इज कॉल्ड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान की पिंक सिटी पर सबको पता है कि वो है जयपुर। बताना है आपको कि ब्लू सिटी कौन सी है। ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ब्लू सिटी है राजस्थान की, तो वो क्या है? जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ ऐसी जगह देखी होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लू कलर के हाउस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे दिया गया जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ही एक शहर है, उसको जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज द हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन आर सीक्रेटेड बाय ऑर्गन ह्यूमन बॉडी। तो जो हार्मोन है पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन, तो इन दोनों हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? ऑप्शन में है ड्यूडेनम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर लिवर। जो हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को सीक्रेट करता है वो क्या है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम इस हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है, पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसके सिंथेसिस के कारण बनते हैं? ऑप्शन में लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।